आपने सहारा डेजर्ट के बारे में तो जरूर सुना होगा। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान जहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है और चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी तपते हुए रेगिस्तान के नीचे एक ऐसी दौलत छिपी है जिसकी कीमत खरबों डॉलर में है। जी हाँ, सहारा क्षेत्र के नीचे हजारों टन सोने के भंडार मौजूद माने जाते हैं। वही सोना जिसके लिए दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मुकाबला करती हैं, जो देशों के गोल्ड रिजर्व्स की ताकत बढ़ाता है और जिसका एक छोटा सा टुकड़ा भी किसी इंसान की जिंदगी बदल सकता है। लेकिन यहाँ से कहानी और भी हैरान करने वाली हो जाती है। इतना सोना होने के बावजूद अफ्रीका के कई देश आज भी दुनिया के सबसे गरीब देशों में क्यों गिने जाते हैं? क्यों लाखों लोग हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर सिर्फ कुछ ग्राम सोना निकालने के लिए सैकड़ों फीट गहरे गड्ढों में उतरते हैं? और दूसरी तरफ अमेरिका जैसे देशों में यही सोना एडवांस्ड मशीन्स, ऑटोमेशन और हाईटेक माइनिंग सिस्टम्स की मदद से लगभग फैक्ट्री की तरह निकाला जाता है। आखिर इतना बड़ा फर्क क्यों है? क्या इसकी वजह सिर्फ गरीबी है या इसके पीछे सदियों पुराना इतिहास, राजनीति और दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड बिजनेस छिपा हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर सहारा जैसे रेगिस्तान के नीचे इतना सारा सोना आया कहां से? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सहारा में सोना बना कैसे, इसे निकाला कैसे जाता है, अफ्रीका के लोग आज भी पुराने और बेहद खतरनाक तरीकों से माइनिंग क्यों करते हैं और कैसे यही सोना पूरी दुनिया की इकोनॉमी और पावर बैलेंस को प्रभावित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्ड यानी एक ऐसी धातु जो आज से नहीं बल्कि हजारों साल पहले नियोलिथिक एरा में भी इंसानों के बीच थी। उस समय ना कोई फैक्ट्री थी, ना आधुनिक तकनीक और ना ही विज्ञान इतना विकसित था। लोग गुफाओं में रहते थे, लेकिन जब भी उन्हें ये चमकदार धातु मिलती वो तुरंत समझ जाते कि ये बाकी पत्थरों और धातुओं जैसी नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि सोना ना तो जंग खाता है, ना इसका रंग बदलता है और ना ही हजारों साल बीत जाने के बाद इसकी चमक फीकी पड़ती है। यही वजह है कि धीरे धीरे सोना सिर्फ एक धातु नहीं रहा बल्कि ताकत, दौलत और भरोसे का प्रतीक बन गया। यही कारण है कि आज भी दुनिया के अधिकांश सेंट्रल बैंक्स अपने गोल्ड रिजर्व्स संभाल कर रखते हैं, क्योंकि किसी देश की करेंसी की कीमत ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन सोने की अहमियत कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। लेकिन आज हमारी कहानी सोने की कीमत की नहीं बल्कि उस सवाल की है जिसने वैज्ञानिकों को भी कई साल तक उलझाए रखा। आखिर सहारा जैसे तपते हुए रेगिस्तान के नीचे हजारों टन सोना पहुंचा कैसे? दिलचस्प बात यह है कि आज जिसे हम दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कहते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। लाखों साल पहले सहारा में घने जंगल, नदियां और झीलें हुआ करती थी। यहाँ जानवरों की भरमार थी और इंसानों की शुरुआती बस्तियां भी थीं। लेकिन समय के साथ जलवायु बदली, बारिश कम होती गई और धीरे धीरे पूरा इलाका विशाल रेगिस्तान में बदल गया। मगर सतह पर फैली रेत के नीचे एक दूसरी ही दुनिया छिपी हुई थी। धरती के अंदर मौजूद गर्म मैग्मा, जबरदस्त दबाव, टेक्टोनिक मूवमेंट्स और खनिजों से भरा गर्म पानी लाखों वर्षों तक चट्टानों के बीच घूमता रहा। इसी प्रक्रिया के दौरान क्वार्ट्ज वेन्स बनी और उनके भीतर मौजूद बेहद छोटे छोटे गोल्ड पार्टिकल्स धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होते चले गए। यानी सहारा का सोना किसी एक दिन या एक घटना से नहीं बना, बल्कि ये करोड़ों वर्षों तक चलने वाली भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। इसी वजह से आज सहारा के नीचे कई विशाल गोल्ड बेल्ट्स हैं जो मॉरिटानिया, सूडान, नाइजर और पश्चिमी और उत्तरी अफ्रीका के कई हिस्सों तक फैली हुई हैं। यही क्षेत्र आज अफ्रीका के सबसे महत्वपूर्ण गोल्ड प्रोड्यूसिंग जोन्स माने जाते हैं। लेकिन सहारा के नीचे छिपा ये सोना आखिर निकाला कैसे जाता है? इसका जवाब सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मॉरिटानिया में सोना निकालना सिर्फ एक काम नहीं बल्कि हर दिन मौत के साथ खेल खेलने जैसा है। यहाँ लोग मजाक में कहते हैं कि ये एक ऐसा देश है जो सोने के ऊपर बैठा है लेकिन फिर भी धूल पर जिंदगी गुजारने को मजबूर है। और हैरानी की बात यह है कि ये मजाक नहीं बल्कि हकीकत है। यहाँ गोल्ड माइनिंग कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है बल्कि लाखों लोगों के लिए सिर्फ सर्वाइवल का एक जरिया है।
हालात इतने खराब हैं कि कई ऐसे बच्चे जिन्हें स्कूल जाने का मौका भी नहीं मिला, वो भी रेगिस्तान में सोना खोजने निकल पड़ते हैं। जिन हाथों में स्कूल बैग होना चाहिए, उन्हीं हाथों में मेटल डिटेक्टर, फावड़ा और खुदाई के औजार दिखाई देते हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, महिलाएं भी इस संघर्ष का हिस्सा हैं। पूरे दिन उड़ती धूल उनके चेहरे को ढक देती है, लेकिन वो काम रोकने की हिम्मत नहीं कर पाती। वहीं पुरुषों को 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान में लगातार 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने एक भी दिन काम नहीं किया तो शायद उस रात उनके घर का चूल्हा ही ना जले। इतनी जानलेवा मेहनत के बाद भी कई बार पूरे दिन की कमाई सिर्फ $1 या $2 होती है और कई दिनों में वो भी नहीं मिलती। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ सोना जमीन पर पड़ा नहीं मिलता। इसके पीछे एक लंबी और बेहद खतरनाक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले माइनिंग टीम मेटल डिटेक्टर लेकर पूरे रेगिस्तान में निकलती है। कई बार उन्हें दिन भर 10 से 15 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। हर बीप की आवाज़ उनके लिए सिर्फ एक सिग्नल नहीं होती, बल्कि उम्मीद की एक नई किरण होती है। लेकिन सिर्फ डिटेक्टर होना काफ़ी नहीं है, इसके लिए अनुभव और स्किल भी चाहिए। मजदूर क्वार्ट्ज वेन्स के आसपास खुदाई करते हैं, पुराने पानी के बहाव के निशानों को पहचानते हैं और छोटी मोटी पहाड़ियों के नीचे भी सोने की संभावना तलाशते हैं। जब मेटल डिटेक्टर लगातार तेज आवाज़ करने लगता है, तभी उन्हें यकीन होता है कि शायद नीचे कुछ है, और यहीं से शुरू होती है असली परीक्षा। अब मशीनें नहीं, बल्कि इंसान अपने हाथों से ज़मीन को चीरना शुरू करते हैं। ये मजदूर 20 से 30 मीटर यानी लगभग 6 मंजिला इमारत जितनी गहराई तक हाथों से खुदाई करते हैं। हैरानी की बात यह है कि उनके पास ना कोई आधुनिक मशीन होती है, ना ऑक्सीजन सिस्टम, ना सेफ्टी गियर और ना ही हेलमेट। सुरंग को संभालने के लिए सिर्फ लकड़ी के कमज़ोर तख्तों का सहारा लिया जाता है और फिर मजदूर कई जगह बेहद सकरी टनलों से नीचे उतर जाते हैं। उस अंधेरी सुरंग में उनके पास अगर कुछ होता है तो सिर्फ एक उम्मीद। उन्हें भी पता होता है कि अगर ऊपर की चट्टान की सिर्फ एक परत भी टूट कर गिर गई तो बाहर लौटने का कोई मौका नहीं बचेगा। ऐसी दुर्घटनाओं में पूरा गड्ढा कुछ ही सेकंड में ढह जाता है और कई मजदूर हमेशा के लिए उसी जमीन के नीचे दब जाते हैं। घंटों की खुदाई के बाद मिट्टी को रस्सियों की मदद से ऊपर भेजा जाता है। यही वो पल होता है जिसे यहाँ के लोग अपनी असली लॉटरी मानते हैं। हर बार ऊपर आने वाला मिट्टी का बॉक्स उम्मीद लेकर आता है। कई बार उसमें कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते। कई घंटों की मेहनत के बाद अगर 2 या 3 ग्राम सोना भी मिल जाए तो उनके लिए वही सबसे बड़ी जीत होती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब शुरू होता है अगला चरण, जिसके बारे में शायद ही ज्यादा लोग जानते हों। मिट्टी को बड़े बड़े क्रशर में डाला जाता है। इस पूरे क्रश प्लस वाटर सिस्टम को स्थानीय लोग अपने स्तर पर हाथों से तैयार करते हैं। इसमें स्टील रोलर्स, कन्वेयर बेल्ट, पानी की तेज धार और बड़ा क्रशर लगाया जाता है, जिससे मिट्टी एक गाढ़ी स्लरी में बदल जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि गोल्ड भारी धातु है, वो नीचे बैठ जाता है, जबकि हल्की रेत पानी के साथ बह जाती है। लेकिन इसके बाद भी सोना पूरी तरह अलग नहीं होता। अब आता है पूरी प्रक्रिया का सबसे खतरनाक हिस्सा, गोल्ड सेपरेशन का सबसे जहरीला तरीका, यानी मरकरी प्रोसेस। मॉरिटानिया में आज भी कई जगहों पर मिट्टी से सोना अलग करने के लिए मरकरी यानी पारे का इस्तेमाल किया जाता है। पारा एक ऐसा जहरीला पदार्थ है जो धीरे धीरे इंसान के नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। मजदूर मरकरी को मिट्टी में मिलाकर लगभग 30 मिनट तक अपने हाथों से घुमाते हैं। इससे गोल्ड और मरकरी मिलकर अमलगम बनाते हैं। इसके बाद इस मिश्रण को आग में गर्म किया जाता है। गर्मी मिलते ही मरकरी भाप बनकर हवा में उड़ जाती है और पीछे बच जाता है कच्चा सोना। लेकिन इस प्रक्रिया की कीमत इंसानों को अपनी सेहत से चुकानी पड़ती है। लंबे समय तक मरकरी के संपर्क में रहने से त्वचा, फेफड़ों और नर्वस सिस्टम पर गंभीर असर पड़ सकता है और कई मजदूर धीरे धीरे न्यूरोलॉजिकल डैमेज जैसी गंभीर समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। कई लो ग्रेड डिपॉजिट्स में बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी और चट्टान हटानी पड़ती है। कुछ मामलों में 1 ग्राम सोने के लिए हजारों टन सामग्री तक प्रोसेस करनी पड़ सकती है। इतनी मेहनत, इतना बड़ा जोखिम और बदले में मजदूरों को कई बार सिर्फ $1 या $2 की दिहाड़ी मिलती है। यही वजह है कि अफ्रीका के कई इलाकों में आज भी बच्चे तक गोल्ड माइनिंग करने को मजबूर हैं। लेकिन अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक अमेरिका। यहाँ गोल्ड माइनिंग की कहानी बिल्कुल अलग है। जहाँ मॉरिटानिया में मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर हाथों से सोना निकालते हैं, वहीं अमेरिका में यही काम आधुनिक मशीनें, ऑटोमेटिक सिस्टम और हाईटेक टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाता है।
अब चलते हैं अमेरिका के नेवाडा की एक गोल्ड माइन में। यहाँ माइनिंग का लगभग पूरा प्रोसेस मशीनों और कंप्यूटर कंट्रोल्ड सिस्टम्स के जरिए होता है, जिससे काम पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा तेज, सुरक्षित और सटीक बन जाता है। यहाँ सबसे पहला स्टेप होता है डीप ड्रिलिंग। विशाल ट्रक माउंटेड ड्रिलिंग रिग्स कुछ ही समय में 9 से 20 मीटर गहरे छेद बना देते हैं। हर एक छेद इतनी सटीकता से तैयार किया जाता है कि पूरे ब्लास्ट जोन में 50 से 100 होल बिल्कुल सही दूरी पर एक लाइन में आ जाएं। इसके बाद शुरू होता है कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग। हर होल में डिटोनेटर्स लगाए जाते हैं और फिर एक कंट्रोल्ड ब्लास्ट किया जाता है। धमाका इतना शक्तिशाली होता है कि पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर छोटे छोटे रॉक पीसेस में बदल जाता है। इन्हें बाद में बड़े एक्सकेवेटर्स आसानी से उठा सकते हैं। इसके बाद मैदान में उतरते हैं विशाल एक्सकेवेटर्स और कन्वेयर बेल्ट्स। एक्सकेवेटर्स टूटी हुई चट्टानों को उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर डाल देते हैं। ये सिस्टम 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन लगातार चलता रहता है। फिर इन रॉक्स को ओर पाइल्स में जमा किया जाता है और बड़े हॉल ट्रक्स की मदद से सीधे प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचा दिया जाता है। अब शुरू होती है पूरी प्रक्रिया का सबसे आधुनिक हिस्सा। प्रोसेसिंग प्लांट लगभग पूरी तरह ऑटोमेटेड सिस्टम पर काम करता है। जैसा कि हमने पहले बताया, कई बार 1 टन रॉक में सिर्फ लगभग 1 ग्राम सोना ही होता है। फिर भी अमेरिका की आधुनिक माइनिंग टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत है कि गोल्ड एक्सट्रैक्शन बहुत उच्च दक्षता से किया जाता है और सोने की अधिकतम मात्रा निकालने की कोशिश की जाती है। हालांकि 100% रिकवरी संभव नहीं होती। इसके बाद आता है बॉल मिल क्रशिंग। विशाल बॉल मिल के अंदर मौजूद हजारों स्टील बॉल्स चट्टानों को लगातार पीसकर बेहद महीन पाउडर में बदल देती हैं। लगभग 20 से 30 मिनट के अंदर ये पाउडर स्लरी का रूप ले लेता है। इसके बाद ये स्लरी बड़े टैंकों में पहुंचती है, जहां पहले फिजिकल सेपरेशन किया जाता है और फिर साइनाइड जैसे केमिकल्स की मदद से लीचिंग प्रोसेस शुरू होता है। इस प्रक्रिया में गोल्ड बियरिंग सॉल्यूशन अलग किया जाता है और उसे इलेक्ट्रोलाइट टैंक्स में भेजा जाता है, जहां धीरे धीरे शुद्ध सोना इलेक्ट्रोड्स पर जमा होने लगता है। इसके बाद आता है स्मेल्टिंग एंड कास्टिंग। निकाले गए गोल्ड को लगभग 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पिघलाया जाता है, जिससे उसकी प्योरिटी लगभग 99% तक पहुंच जाती है। फिर इस शुद्ध गोल्ड को सांचे में डालकर कॉमर्शियल गोल्ड बार्स तैयार किए जाते हैं। तैयार गोल्ड बार्स को रिफाइनरीज, बुलियन कंपनीज, कॉमर्शियल बायर्स या सेंट्रल बैंक्स की हाई सिक्योरिटी वॉल्ट्स में भेजा जाता है, जहां उनकी सुरक्षा के लिए बेहद कड़े और गोपनीय इंतजाम किए जाते हैं। इसके बाद यही गोल्ड अलग अलग इंडस्ट्रीज तक पहुंचता है। इसी गोल्ड को दोबारा मेल्ट करके ज्वेलरी, थिन स्ट्रिप्स, वायर्स, चेन्स और कई दूसरे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। आधुनिक मशीनें इतनी सटीक होती हैं कि गोल्ड के हर छोटे हिस्से को भी बेहद प्रिसिशन के साथ आकार दिया जाता है। हर प्रोडक्ट को पॉलिशिंग और क्वालिटी इंस्पेक्शन के बाद ही मार्केट में भेजा जाता है। तो अब आपने खुद देख लिया, सोना सहारा की धरती में भी मौजूद है और अमेरिका के नेवादा में भी। लेकिन दोनों जगहों के बीच सबसे बड़ा फर्क सोने में नहीं बल्कि उसे निकालने के तरीके में है। एक तरफ अफ्रीका के कई इलाकों में लोग, यहाँ तक कि बच्चे भी अपनी जान जोखिम में डालकर कुछ ग्राम सोने के लिए रेगिस्तान की गहराइयों में उतरते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में यही काम आधुनिक मशीनें, ऑटोमेशन और हाई टेक माइनिंग सिस्टम्स की मदद से कहीं ज़्यादा सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। यही वजह है कि गोल्ड सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है, ये दुनिया में मौजूद तकनीक, संसाधनों और आर्थिक असमानता की भी एक बड़ी कहानी है। तो ये थी सहारा के सोने और उसकी माइनिंग की पूरी कहानी। अब आप बताइए, इस पूरी कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा हैरान कर गया? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।